हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन कवर करेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था अपना, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से हमने पढ़ा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ओके, अब देखो पीपीटी वगैरह में लाए नहीं हूँ, सिर्फ टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन तो है नहीं। तो क्वेश्चन के अंदर पीपीटी आएगी, टॉपिक के अंदर अभी वैसे ही चल रहे हैं अपन। शायद कुछ समय बाद टॉपिक के अंदर भी पीपीटी आएगी। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो था एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई, मतलब ये एम और एन जो फंक्शन होते थे एक्स और वाई के, और इस प्रकार के एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको अपन एग्जैक्ट बोलते थे जब जब ये वाली कंडीशन हो, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन क्या बोल देते थे, एग्जैक्ट। ये पिछले लेक्चर में हमने सीख रखा है। लेकिन अब अपना क्या है, टाइटल ही टॉपिक का नॉन एग्जैक्ट, मतलब नॉन एग्जैक्ट होते ही सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ये दोनों क्या नहीं होंगे, बराबर। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। क्योंकि अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है तो डेफिनेटली ये होगा, ये नेसेसरी कंडीशन है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स है, ये आप देख पा रहे हो ये लिखा हुआ। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो अगर आप डेफिनेशन समझना चाहिए तो डेफिनेशन सीधी सी बात है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन आप में से लिख देना, है ना। ए डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो मैं अगले पेज पर लिख देता हूँ। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन या इफ जो भी तुम लिखो डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर बराबर हो जाता है तो एग्जैक्ट हो जाती है, और अगर ये बराबर नहीं है नॉन एग्जैक्ट होती है। यानी कि ये एक तरीके से एक ये इक्वेशन ऐसी है जो एग्जैक्ट नहीं होगी अब, है ना। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या नहीं होगी, अब एग्जैक्ट नहीं होगी। इसको रिड्यूस करेंगे अपन एग्जैक्ट में, तो इसी को ही अपन क्या कह सकते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, इसी को बोलते हैं नॉन एग्जैक्ट कोई इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। कि नॉन जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो अपन रिड्यूस ही तो करते हैं एग्जैक्ट में। तो कुल मिला के आपको एक ऐसी इक्वेशन दे देगा जो एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि आपको ऐसा फॉर्मेट दे दिया, अगर एग्जैक्ट होगी तो आपको पता है क्या होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि ये 100% होगा। तो अपना टारगेट क्या है, उसको एग्जैक्ट बनाना। इक्वेशन कैसी दे रखी है, नॉन एग्जैक्ट, लेकिन अपना टारगेट क्या है भाई, उसको एग्जैक्ट बनाएंगे। एग्जैक्ट बनाने के लिए अपना क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। तो अपने को किससे ये लाना है, मेल टारगेट तो यही है ना। आपको एग्जाम्पल से अगले लेक्चर में समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। अभी अपन सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कवर कर रहे हैं। ओके, तो इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक ऐसा फंक्शन ढूंढते हैं फॉर मेकिंग। ऐसा क्यों करते हैं वो क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो इज एग्जैक्ट, मतलब इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक अपन नया फंक्शन है ढूंढते हैं। तो भी फाइंड न्यू फंक्शन में थोड़ा आराम आराम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक नया फंक्शन ढूंढते हैं म्यू, और वो भी दोनों का फंक्शन है एक्स और वाई। क्योंकि अपन मल्टीवेरिएबल ही पढ़ रहे हैं तो एक नया मल्टीवेरिएबल कैलकुलस ही तो पढ़ रहे हैं एक तरीके से, यहाँ पे भी एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई, सॉरी। तो एक नया फंक्शन फाइंड आउट करेंगे अपन म्यू, जो कि एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, सच दैट, है ना, सच दैट। ये थोड़ा सा आपके लिए समझने का विषय है कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई वाई एंड हाउ इज द मेन कोर ऑफ द मैथमेटिक्स। इफ यू नो वाई एंड हाउ देन यू आर रीडिंग मैथमेटिक्स, टीचिंग मैथमेटिक्स, फला फला फला। तो अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। अब इसको फाइंड आउट करते ही इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, है ना। म्यू
एक्स वाई को एक बार रहने देता हूँ, बस वो बताने की यह था कि वो एक्स और वाई का फंक्शन था, है तो म्यू। तो म्यू एम डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स वाई का फंक्शन है लेकिन लिखता थोड़ी हूँ मैं बार बार में, प्लस म्यू एन डी वाई बराबर 0, है ना। ये जो है ये क्या बन जाएगी अब एग्जैक्ट, पहले एम डी एक्स प्लस एन डी वाई था, है ना। और ये एग्जैक्ट नहीं थी, इसको अपन बना रहे थे, देखो मैंने लिख रखा है साफ साफ फॉर मेकिंग। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए मैंने एक नया फंक्शन फाइंड आउट किया म्यू, और इस म्यू फंक्शन को फाइंड आउट करने के हिसाब साथ साथ म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई। ओके, तो फिर अपने को क्या देखना रहता है, म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई को एग्जैक्ट बनाना है, मतलब ये एग्जैक्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगी जब अपन इसको म्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो म्यू से मल्टीप्लाई होकर जो इक्वेशन बनी है एग्जैक्ट, तो इस म्यू को अपन क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसी म्यू को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो भी होता है ए टू द पावर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, है ना, वो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना। तो इस म्यू को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी है क्योंकि दोनों है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आप बताओगे मुझे, जो अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आई एफ पढ़ा था ना, ए की पावर पी डी एक्स, है ना, उसमें और इस म्यू में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। अभी तो जैसे पूरा ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, फिर आपको बताना है या नहीं। तो अपने इक्वेशन क्या बन गई, अगर एग्जैक्ट होगी तो वो अपन म्यू से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, साथ में है एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब एग्जैक्ट हो जाएगी, क्योंकि अपन ऐसा म्यू ढूंढेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने से ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट, है ना। एक बार मैं पूरा खेल आपको समझा देता हूँ, जैसे आराम आराम से समझो आप। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, शुरुआत में ये क्या थी, नॉन एग्जैक्ट थी। ओके, एक बार लास्ट टाइम समझा रहा हूँ आराम से। फिर अपने को क्या बनाना है, अपने को एग्जैक्ट बनाना है। तो एग्जैक्ट बनाना है तो अपन क्या करेंगे, म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, म्यू एन डी एक्स, है ना, और वो मैंने बताई थी कि एक्स और वाई का फंक्शन है म्यू एन डी वाई बराबर 0। अब 0 को म्यू से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा ना। ये मत पूछना कि 0 कहाँ गया, वो यहाँ पर म्यू कहाँ गया, ठीक है। ये सब आ गया। अब ये इक्वेशन मान लो कि ये क्या बन गई, एग्जैक्ट हो गई म्यू से मल्टीप्लाई करते ही, है ना। म्यू से मल्टीप्लाई करते ही, गुणा लिख देता हूँ ना, मल्टीप्लाई गुणा एक ही होता है, गुणा करते ही इक्वेशन क्या बन गई, एग्जैक्ट बन गई। और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, म्यू को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, म्यू को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ट्रैक्टर नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। म्यू को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, फिर अगर अपन आगे बढ़े, इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट थी, हमने एग्जैक्ट बना लिया म्यू से मल्टीप्लाई करके, इस म्यू को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो कुल मिला के अपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, अब म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ये अपने क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इज एग्जैक्ट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अगर एग्जैक्ट है तो एक तरीके से ये है एम, ये है एन, क्योंकि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फोन की एग्जैक्ट होती है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। लेकिन यहाँ पे देखो डी एक्स का कोफिशियंट क्या है, म्यू एन, और डी वाई का कोफिशियंट क्या है, म्यू एन। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, म्यू एन, और एन की वैल्यू म्यू एन। अब कई दिमाग लगा के इस एम से एन को काट के, वो दिमाग मत लगाना तुम, है ना। तो इसमें रखते हैं अपन डेल अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू म्यू एम, क्योंकि एग्जैक्ट है इक्वेशन, और डेल अपॉन डेल एक्स इनटू में म्यू एन। ओके, इस हिसाब की चीजें आ गई। अब यहाँ पर अपन क्या लगा देते हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला, क्योंकि एम भी देखो और एन भी, एम और एन भी ऐसे तो है नहीं कांस्टेंट है। अब एम और एन की कईयों को तो वैल्यू ही नहीं याद, याद कर लो, दो पिछले लेक्चर में तो बताई होगी, उससे पिछले में। तो अपन म्यू भी फंक्शन है और एक्स भी, तो पहले अगर अपन म्यू का कर देते हैं, है ना, तो म्यू को बाहर रख लेते हैं चलो, फिर डेल एम अपॉन डेल वाई आ जाएगा। फिर एम को बाहर रख लेते हैं तो डेल म्यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा। और
जब सेम इधर भी ऐसे ही करते हैं, म्यू तो बाहर रख लेते हैं, डेल एन अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, और एन बाहर रख लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स से आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये इक्वेशन अब एग्जैक्ट बन गई, और ये इक्वेशन एग्जैक्ट बनते ही आपको क्या पता चलता है कि एग्जैक्ट में तो मेरे को ये पता चलता है कि भाई साहब कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स फॉर्मूला है ना, बाय फॉर्मूला, या फिर बाय डेफिनेशन लिख देते हैं ना, क्योंकि डेफिनेशन यही होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब ये मेरे को मिल गया, अब इसमें थोड़ा सा करते हैं संशोधन, और इसको ऐसे लिखते हैं, चलो अगले पेज पे लिखते हैं। तो इधर से इस म्यू को इधर ले आता हूं मैं, है ना, मतलब डेल एन अपॉन डेल एक्स है, उसको एलएचएस में ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू तो कॉमन आ जाएगा जब इसको इधर लेके जाऊंगा, है ना। अरे ये म्यू डेल एन अपॉन डेल एक्स है, इसको इधर लेके जाऊंगा, है ना, तो म्यू डेल एन अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू म्यू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब म्यू दोनों के अंदर से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे देखो एन डेल यू डेल एक्स चल ही रहा है, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, और उधर वो प्लस का क्या है, एम डेल यू अपॉन डेल वाई, इसको तो बुझान देता हूं मैं, तो ये माइनस का इधर होके आ जाएगा, तो माइनस का एम डेल यू अपॉन डेल वाई। और इसी इक्वेशन को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसी का एक संशोधित रूप भी मैं लिखूंगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिस इज ओके। इसी से अपन म्यू की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो डेल एम अपॉन डेल वाई को मैंने बोला था कि आप एम वाई माइनस एन एक्स भी लिख सकते हो, और एन ये तो ऐसे ही रहेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस एम डेल यू अपॉन डेल वाई ओके। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे चीजों को करना है ओके। तो म्यू एम वाई माइनस एन एक्स इज इक्वल्स टू एन डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस एम डेल यू अपॉन डेल वाई। अब मेरी बात आपके ये समझ में आ गई होगी कि ये भी इक्वेशन यही है, कोई फर्क वाली बात अपने नहीं है ओके। तो इस हिसाब से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक तरीके से फॉर्मूला ही गया। अब जब मैं इसको इधर भेज दूंगा तो एक म्यू की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास, और वो मैं रख दूंगा, तो एक तरीके से आपके लिए म्यू की वैल्यू क्या है, एन डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस एम डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन में एम वाई माइनस एन एक्स। अब तुम लेकिन इस फॉर्मूले से हर बार निकाल नहीं पाओगे, कारण आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दूं और उसमें देखो फॉर्मूले में ही क्या आ रहा है, म्यू आ रहा है, और म्यू की वैल्यू निकालनी है तो डेल म्यू अपॉन डेल एक्स कहाँ से निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। इसलिए फिर अलग अलग केसेस बने हैं, है ना, इसलिए यहीं से अपनी पार पड़ेगी नहीं ओके। तो इसको तो बुझाने देता हूं मैं, इतनी बातें मेरे हिसाब से आराम से समझ गए होगे। और ये देखो सारा लिखा हुआ है आज, लेकिन रिटर्न फॉर्मेट में लिखा हुआ है, थोड़ा दिख भी नहीं रहा हुआ आपको, है ना। ये है देखो, नॉन अगर एग्जैक्ट होगी तो ये होगा, नॉन एग्जैक्ट होगी तो ये होगा। अरे यार ये बैक नहीं करना आता मेरे को, तो देखो ये आगे पड़ गई। चलो छोड़ो, वैसे भी यार बस यही दिक्कत आती है इस बोर्ड में यार, देखो ये करते ही ये हो जाता है, ये करते ही ये हो जाता है, मेरे को ही समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना। ये तो ऐसे हो गया, ओके ओके। ये अब देखो लाइनें चलने लगी, ये कमी है यार इस बोर्ड की, इसलिए मैं पीपीटी लाता हूँ ना। एक काम करूँ, डॉक्यूमेंट्स में खोल कर दिखा दूँ, और कुछ तो खुला होगा नहीं वैसे। डेस्कटॉप पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे भी लोगो ही खुला है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं अपन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फुल स्क्रीन पे करते हैं, F11 दबाता हूँ मैं। अब तो दिख रहा होगा साफ, ये देखो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये एग्जैक्ट होगी, और अगर ये नॉट इक्वल होगा तो ये नॉन एग्जैक्ट होगी। तो अगर अपन इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना है तो अपन एक म्यू एक्स वाई नाम का फंक्शन है फाइंड आउट करेंगे, सच दैट, ये भी देखो अब ये भी इतरा रहा है, ये इतराएगा यार, इसमें मेरी गलती है। म्यू एक्स वाई नाम का फंक्शन फाइंड आउट करेंगे सच दैट, इरेजर कर देता है ना, क्योंकि अब ये बोर्ड थोड़ी है, ये तो स्क्रीन वहीं पे चला हुआ है। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इक्वेशन अपने सामने डिराइव होके आ जाएगी ओके। फिर अगर अपन आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखेंगे अपन, है ना। ये देखो ये भी है चीजें अच्छी अच्छी। अब अपन केस पे आते हैं,
अपना जो म्यू है, म्यू वो क्या हो, सिर्फ म्यू एक्स हो। यानी कि हमने म्यू माना क्या है कि म्यू जो है वो फंक्शन एक्स और वाई दोनों का है ना। म्यू जो है वो फंक्शन किस किस का है, एक्स और वाई दोनों का। लेकिन कई बार अपना ऐसी सिचुएशन बैठ जाए कि म्यू बराबर सिर्फ एक्स स्क्वायर मिले, तो फिर क्या होगा, है ना। यानी कि आई एफ जो है आपका वो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक्स ही हो, है ना। तो अपन केस वन लेते हैं और केस वन में आपको मैं समझाता हूँ, है ना। तो ये क्या है, एक बार इसको इरेज कर देते हैं और केस वन, ओके, आराम से समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। इफ म्यू बराबर म्यू एक्स, ओके, यानी कि अब वाई की तो कोई टर्म है ही नहीं, ये इक्वेशन आप देख ही रहे हो। एक बात बताओ, जब म्यू बराबर म्यू एक्स है तो डेल यू अपॉन डेल वाई कहाँ से आ रही, कहीं से नहीं आ रही, ये तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यू के टर्म में कोई वाई का पद है ही नहीं, इसलिए जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। एक्स के टर्म पे ही तो है, म्यू बराबर अगर आपका एक्स स्क्वायर है तो डेल म्यू अपॉन डेल वाई क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए कांस्टेंट की ट्रीट कर रहा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, डेल म्यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, इतना समझ में आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन जो है, पिछली इक्वेशन, इसको कुछ मैंने नाम दिया, ए नाम दिया। तो यहां से मैंने क्या लिख दिया, म्यू एम वाई माइनस एन एक्स इज इक्वल्स टू, ये देखो एन डेल यू अपॉन डेल वाई तो जीरो हो गया, ये तो पूरी टर्म में कैंसिल हो गई, तो बच क्या गया, एन डेल यू अपॉन डेल एक्स। ओके, अब मेरे को एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, यहाँ पे देखो एक तो म्यू है और डेल यू अपॉन डेल एक्स है। जब कभी तुम्हें मैथ में यू डी यू अपॉन डी एक्स दिख जाए और यू की वैल्यू निकालनी हो, तो 100% उसमें तुमको क्या भाग देना रहता है, यू एन, या जो भी ऐसे टर्म चल रही होती है, मतलब कैलकुलेशंस के पार्ट होते हैं, है ना। इसमें वो मैं कुछ कर नहीं सकता कि ये क्यों हो रहा है। कई चीजें होती है, देखो 99.99%, वैसे तो 100% होता है। अगर एकदम डीप में ऐसे मान लो पीएचडी किया हुआ हूँ, ऐसे तो नहीं किया, है ना। तो मैं इसका रीजन बता दूं इस टॉपिक पे, लेकिन पीएचडी अपन हर टॉपिक पे करेंगे तो फिर तुम्हें पता है, मैं जब बिना पीएचडी के 1 घंटे के लेक्चर बना सकता हूँ एक टॉपिक पे, तो जिस दिन पीएचडी अगर गलती से हो गई फिर तुम्हारी ही दिक्कत होगी। तो अब अपना अगला स्टेप क्या है, अपन डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को म्यू एन से। कारण मैंने ये बता दिया कि म्यू एन से डिवाइड करने से मेरे को टर्म मिल जाएगी 1/म्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। हालांकि और भी कुछ अलग होगा अभी, तो वो तो सरल सा है। तो अगर मैंने म्यू से डिवाइड कर दिया, वो सॉरी एन म्यू से, तो ये कैंसिल हो जाएगा एन, और ये 1/म्यू मेरे को मिल जाएगा। ओके, है ना। और फिर मेरा क्या बन जाएगा, म्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो बस मेरा टारगेट यही बनाना था। अब ये भी क्यों बनाना है, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा। तो पहले म्यू एन से तो डिवाइड करें, तो देखो म्यू एन से यहाँ पे डिवाइड करेंगे और म्यू एन से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो एन से एन कट जाएगा और क्या बचेगा, 1/म्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, 1/म्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो म्यू से म्यू कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन में एन। ओके, इसको तो चाहिए जान देते हैं अपन। ओके, तो 1/म्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन। थोड़े से बोर हो रहे हो मत, तो थोड़ा सा फन लाता हूँ। देखो बात ये है कि अगर आप डेल यू अपॉन डेल एक्स कह दो, चाहे डी यू अपॉन डी एक्स कह दो, लेकिन ये जो म्यू है ना, ये होना चाहिए म्यू ऑफ एक्स, तब ये कह दो। ऐसे तो कुछ भी कैसे कह दो, कुछ भी कैसे कह दो, ये नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि ये है महतो, महतो नहीं मैथो, मैथ्स है मतलब ये, है ना। जो क्राइमिंग आती नहीं है मेरे को, करके देख लेना तुम, क्योंकि सेम ही आएगा ये, दोनों चीजें सेम ही होती है। व्हेन इज दिस, करके देख लेना एग्जाम पर। जैसे म्यू बराबर मान लिया एक्स स्क्वायर, तो डेल म्यू अपॉन डेल एक्स तो टू टू एक्स ही आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स तो टू एक्स ही आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1/म्यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन। ओके, ऐसे मैंने लिख दिया। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ,
1 अपॉन म्यू डी यू अपॉन डी एक्स एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एल। अब तुमने गलती से चेन रूल तो पढ़ा ही है। चेन रूल अगर तुमने पढ़ा हो, जैसे डी अपॉन डी एक्स, जैसे एल एन कोई फंक्शन और उस फंक्शन के अंदर भी और किसी का फंक्शन हो, है ना। जैसे e की पावर कोस एक्स हो, तो पहले e की पावर एक्स का होगा, यानी कि e की पावर कोस एक्स हो गया एक हिसाब से, फिर कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे तुम देखो 1 अपॉन म्यू और डी यू अपॉन डी एक्स, तुमको कहीं कहीं ये देखा हुआ ऐसा नहीं लग रहा है डी अपॉन डी एक्स एल एन म्यू, ऐसा इसको कुछ लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि म्यू जो है वो फंक्शन किसका है, एक्स का है ना। तो एक एल एन फंक्शन खुद है ना। यानी कि चेन रूल लग जाएगा, पहले तो एल एन म्यू का होगा तो 1 अपॉन म्यू, और म्यू भी खुद डायरेक्ट कोई फंक्शन एक्स का फंक्शन है, तो डी म्यू अपॉन डी एक्स। इसलिए भाग दिया था ताकि मैं इसको ये लिख सकूं। अब डेरिवेटिव करके इस डी अपॉन डी एक्स को, सॉरी इंटीग्रेशन करके इस डी अपॉन डी एक्स को मैं हटा दूंगा, बस ये मेरा मकसद था और कोई मकसद नहीं था। इसको मैं क्या लिख दूंगा, डी अपॉन डी एक्स एल एन म्यू। समझ में आ गया होगा कि कैसे, क्योंकि यही है एल एन म्यू ही है, और एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन। ओके। अब मेरे को एक बात बताओ भाई साहब, पहले वैसे मेरे को थोड़ा सा यहीं पे ही कर देना चाहिए था, इसको भी डाल दो। ये देखो 1 अपॉन म्यू और डी डी यू अपॉन में डी म्यू अपॉन में डी एक्स। तो देखो म्यू किसका फंक्शन है, एक्स का, तो 1 अपॉन म्यू भी 100% बात है एक्स का ही फंक्शन होगा, वाई तो कहीं से टपक के आ नहीं जाएगा। और डी म्यू अपॉन डी एक्स भी 100% बात है कि फंक्शन ऑफ एक्स का होगा, और 1 अपॉन म्यू डी म्यू अपॉन डी एक्स भी एक्स का फंक्शन होगा, है ना। यानी कि इसका एक हर एक टर्म एक्स का फंक्शन होगा, यानी कि ये एलएचएस किसका फंक्शन होगा, एक्स का। तो अगर मैथ में इतनी मत थोड़ी है, एलएचएस बराबर आरएचएस को कोई आज तक फेल नहीं कर पाया है। तो एलएचएस जो है, यानी कि 1 अपॉन म्यू डी म्यू अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है, देन डेफिनेटली आरएचएस जो है वो भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। इसलिए जो आपका क्या टर्म है एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन, है ना, यही तो है, इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स होगा। ओके। और इसकी वैल्यू क्या है, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन की तो वैल्यू है 1 अपॉन म्यू डी म्यू अपॉन डी एक्स, है ना। ये फंक्शन ऑफ एक्स क्यों होगा, क्योंकि म्यू, सॉरी 1 अपॉन म्यू, एक मिनट को बुझाने देता हूँ, 1 बोर्ड के ऊपर लिखा गया है तो मैं दिख ही नहीं रहा होगा। 1 अपॉन म्यू और डी म्यू अपॉन डी एक्स दोनों के दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स ही। क्या तुम्हें पीडीएफ शेयर कर दूं मैं मेरी खतरनाक सी राइटिंग में, या फिर तुमको एकदम स्ट्रक्चर्ड कंटेंट में बना रहा हूँ पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ही, जिस दिन भगवान सुनेगा उस दिन तो मिल ही जाएगा। तो एक तरीके से ये हमारे को मिल गया। तो डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एल एन म्यू बराबर एफ एक्स। अब ये एल एन म्यू मैंने पहले बता दिया था, है ना। अब मेरा टारगेट क्या है कि मैं इस डी अपॉन डी एक्स को हटा देता हूँ। यार बाहर मुझे हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है मस्त सी। तो ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, अब देखने में नहीं जा सकता, बचपन का यार एक चाव है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स हट जाएगा, एल एन म्यू, और इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अब एंटी लॉग ले लूंगा तो तुम्हें पता है न्यू इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। देखो राइटिंग प्यारी आती है मेरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो म्यू बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन इनटू में डी एक्स। तो बस यही होगा आपका म्यू, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुमको पता चल गया। तो सबसे पहले तुम बस ये चेक कर लेना कि अगर आपका कैसे करना है क्वेश्चन को, वो आपको तभी पता चलेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन दे देगा, मान लो ये क्वेश्चन लिया, तुमको ये फाइंड करना है एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन क्या है। अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स आया तो आपका न्यू जो है e की पावर एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, यानी कि एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन इंटू में डी एक्स। ओके। तो थोड़ा सा फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ यार, आराम आराम से बताया हर एक टर्म को, हर एक चीज को। पानी पी लेता हूँ एक सेकंड। पिया इतना ही पीना दोगे तुम, ज्यादा पिया तो कह दोगे कहाँ भाग गया। ओके। लेकिन ये बात जरूरी थोड़ी है कि ये म्यू साला एक्स का ही फंक्शन हो, करान ज्यादा आदमी है तो म्यू वाई का भी फंक्शन हो सकता है।
कोई बात नहीं, रहने दो। अपने को क्या है, अपनी टर्म क्या चल रही थी एक्चुअल में, अपनी इक्वेशन जो थी वो कुछ ऐसी थी, म्यू एम वाई माइनस एन एक्स। आगे का तो यार मुझे आता ही नहीं है। म्यू एम वाई माइनस एन एक्स, मैं टीप लूंगा, टीप लेता हूँ ये यार। एन डेल यू अपॉन डेल एक्स, लेकिन मैं टीपूंगा कहाँ से, पीछे से ही तो टिपूंगा, मेरे पास क्या हो, ट्यूब नहीं है। माइनस एम डेल यू अपॉन डेल वाई। ओके, ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। लेकिन अगर आपका म्यू जो है वो फंक्शन ऑफ वाई का है, अगर म्यू फंक्शन ऑफ वाई का है तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि अब की बार ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, पूरी तो नहीं होगी, मतलब एन जीरो नहीं होगा यहाँ पे, डेल म्यू अपॉन डेल एक्स जो है वो जीरो होगा। तो इक्वेशन, ये इक्वेशन कहाँ से है, अब ये मत पूछ लेना मूर्खो, गधो, ये निकाली है यार। वो एक थी यार, एक लेडीज थी, मेरे को सीरियल का नाम नहीं याद आ रहा, और मैंने तो वैसे भी नहीं देखा मीम्स में, वो मतलब पागल, लुच्चा, क्या पता क्या क्या बोलती है यार। किसी को मिले तो भेजना यार मेरे को, कहाँ भेजे, कहीं भेज देना, है ना। म्यू एम वाई माइनस एन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एम डेल म्यू अपॉन डेल वाई। इतना बात तुम्हारे समझ में आती है। अब वही काम करना है मेरे को, तो वन अपॉन म्यू अपॉन डेल वाई, तो डिवाइड कर देता हूँ माइनस म्यू एम से। तो क्या मिलता है मेरे को, समझ में आ रहा है तुम्हारे क्या चल क्या रहा है। तो डिवाइड कर देते हैं माइनस म्यू एम से, तो रीजन वही पुराने वाला है। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, एम से एम कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बन जाएगा वन अपॉन म्यू अपॉन डेल वाई। मैं उस वाले को इधर लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस मल्टीप्लाई होके एम वाई माइनस एन एक्स है, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई होगा तो एन एक्स माइनस एम वाई बन जाएगा, और अपॉन में एन चला जाएगा क्योंकि म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन की है ना। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी वही बात है कि म्यू जो है वो फंक्शन अकेले वाई का है ना, तो डेल म्यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी वाई होगा। करके देख लेना, दोनों चीजें बराबर आएंगी, लेकिन ये कब है, जब u बराबर यू वाई है, तब है ये, अदरवाइज कभी भी ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। तो वन अपॉन म्यू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एन। तो म्यू भी फंक्शन ऑफ वाई है, और डी यू अपॉन डी वाई भी फंक्शन ऑफ वाई होगा। एक तरीके से वो कह दो, चाहे डेल म्यू अपॉन डेल वाई कह दो, दोनों फंक्शन ऑफ वाई है। तो दैट मीन्स एलएचएस फंक्शन ऑफ वाई है। तो ये इसकी हिम्मत है क्या ये हो जाए एक्स का फंक्शन, बिल्कुल भी नहीं है। एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम किसका फंक्शन होगा, एक्स का फंक्शन होगा, है ना। और इसकी वैल्यू क्या है, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम की, वन अपॉन म्यू डी यू अपॉन डी वाई, वन अपॉन म्यू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। लेकिन मैं हूँ थोड़ा सा, वही जो भी मैं बता रहा था ना नाटक में, वो मेरे को पर्सनली भेजने की जरूरत है, क्योंकि मैं हूँ, है ना। ऐसा तुमको लगता है, हो जाती है यार गलतियां, मारोगे थोड़ी है, लिख दिया ना भाई। अब इसको मैं वापिस से वो लिख दूंगा तो क्या बता क्या क्या बोल देता हूँ। अब ये एल एन वाई मैंने एल एन म्यू लिख दिया, और ना डी अपॉन डी वाई एल एन म्यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, है ना, क्योंकि एल एन म्यू का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यही बनेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एल एन म्यू, इंटीग्रेशन है एफ ऑफ वाई और डी वाई, है ना। इंटीग्रेशन क्या है, बोथ साइड, ये तुमको पता होना चाहिए। इससे ये टर्म आ रही है तो कैसे आ रही होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में ये बहुत बार किया है मैंने। और म्यू जो है ई की पावर इंटीग्रेशन एफ डी वाई, तो म्यू ई की पावर एफ वाई डी वाई, एफ की वैल्यू क्या है, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन में एन इन में डी वाई। तो ये आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई जब म्यू किसका फंक्शन हो, वाई का। तो आपको क्या चेक करना है, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम, है ना। ये चेक करोगे, अगर तुम्हें ये गलती से फंक्शन ऑफ वाई दिख गया, है ना, तो फिर तुम्हारा म्यू क्या होगा, ये, ओ सॉरी, म्यू जो होगा वो ये होगा, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन में एन इंटू में डी वाई। और इससे तुम्हारे को वो जो इक्वेशन दी होगी इस फॉर्मेट की,
फिर ये जो वैल्यू आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई, ऑप्शन में कहूँगा मैं सारी चीजें कर करके दिखाऊंगा, है ना। अभी मैं करने लग जाऊंगा तो तुम्हारा मजा किरकिरा हो जाएगा। अभी 2-3 केस और हैं, उनके ऊपर अपन और बात कर लेते हैं। 2 केस तो आसान है एकदम। थोड़ा यार मेरे समझाने का तरीका खराब है क्या नहीं है मेरे को खुद को नहीं पता, या मैं चीजें ज्यादा बता देता हूँ, या मैं खराब हूँ, या मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। वीडियो लंबा खींच देता हूँ। तो अगर आपका एम एक्स वाई और एन एक्स वाई दोनों के दोनों एन डिग्री के क्या है, होमोजेनियस फंक्शन। कभी होमोजेनियस फंक्शन का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है यार, अभी तो बताया था मैंने, है ना। लैम्डा एन एम एक्स वाई ये भी कभी सुना होगा, है ना, कि एम लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो लैम्डा एन एम एक्स वाई, है ना। ये सब सुना हुआ रहता है तुम्हारा। एन डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन, अब ये थोड़ी बताने बैठो मैं, सेम डिग्री। और एम वाई नॉट इक्वल टू एन एक्स है, क्योंकि वो तो होएगा, ये तो अपन पढ़ के ही चल रहे हैं, है ना। ये इक्वल हो जाता तो फिर अपन इतनी नाथापच्ची क्यों करते हैं, जब तो सीधा अपन लगा देते भाई। क्या लगा देते भूल गए ना, वाई कांस्टेंट एम डी एक्स, फिर टर्म्स ऑफ एन विदाउट एक्स इनटू डी वाई इज इक्वल्स टू सी। भूल गए चाप। डेरिवेशन तो किसी के नहीं याद होगी, मैं भी भूल गया हूँ, नहीं भूला मैं, करवा लो चाहिए समय से अभी। लेकिन क्यों करूंगा। तो इसका आई एफ क्या होगा? आई एफ होगा म्यू इक्वल्स टू 1/xm+y है। ओके, आपको चेक करना है, ये तो ऑलरेडी होएगा क्योंकि नॉन एग्जैक्ट पढ़ रहे हो। आपको तो ये चेक करना है कि xm+, अब इसकी डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, सॉरी दोस्तों। आपके लिए एक मैं क्षमा कारण कारण समझ सबसे पहले क्योंकि मुझे वो आती है, सबसे पहला कारण तो इसलिए मैं नहीं बता रहा। तो जो आती है वही नहीं बता रही। दूसरा कारण थोड़ी सी अजीब सी है, काम आएगी आपके बहुत कम, समय थोड़ा लेगी आपके, आपका इंटरेस्ट जरूर डेवलप होगा। एक तो देखो इसके 2 तरीके, अगर आप रिसर्च के तरीके से देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। थोड़ा सा आपका होमोजेनियस का डिग्री का समझने मिलेगा, यूलर थ्योरम समझने मिलेगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉलेज मिलेगा, बहुत कुछ लंबा है। मतलब इसमें शायद एक ऐसी टर्म निकल कर आ जाएगी, ये बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिस बन जाएंगे। तुम सोच रहे हो ऐसे ही बोल रहे हैं, मेरे मैं मतलब जो बोलता हूँ ना, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। अब ये तुम्हारे साथ है, जो मैं करता हूँ वो शेयर नहीं कर सकता, कॉपी पे करता हूँ, कॉपी पे अब कैसे शेयर करूँ, हर का तो पीडीएफ रहता नहीं है। तो मेन बात ये है दोस्तों, इसका प्रूफ मैं नहीं करता। प्रूफ अगर होगा, अभी देखो 2 प्रूफ है जो अपने यूनिवर्सिटी में चलता है, वो प्रूफ तो फिर भी करवाने लायक है। लेकिन जो रिसर्च के हिसाब से प्रूफ है इसका, वो बड़ा ही डेंजर हो सकता है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो प्रूफ कम से कम भी आपके 10 पेज ले लेगा, मेरी कॉपी। तुम सोच रहे हो 10 पेज, क्योंकि भी वो 10 पेज ही मैं बताऊंगा। सॉरी यार, एक बार पानी पी लेता हूँ, गर्मी हो रही है तो बिना पानी के बोलना भी थोड़ा संभव नहीं है। तो बस कारण यही है, बहुत लेंथी है, टाइम थोड़ा खराब कर सकता है, और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। क्योंकि आपसे पूछेगा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अपने पास जो चीज है वो यही है ना। और अगर तुम्हारे को किसी को दिलचस्पी हो कि भाई हमें तो जानना ही है कि ऐसे क्यों आप स्किप कर सकते हो, आपका बस एक कमेंट ड्रॉप होगा। जितना जल्दी हो सकेगा मैं उस टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। तो बस शांति आपके मेरे हिसाब से अभी भी नहीं हुई हो तो कर लेना आप आराम से, गर्मी है वैसे तो होगी नहीं, समय आपका बर्बाद हो ही रहा है मेरे से पढ़ पढ़ के, अब नहीं करने दूंगा। तो ये दोनों के दोनों एन डिग्री के होमोजेनियस फंक्शन थे और ये बात थी। तो ये अपने को चेक करना है, और ये चेक करते ही तुम कह दोगे आई एफ ये आई एफ बना कैसे, थोड़ी सी यूलर थ्योरम है। यूलर थ्योरम पता है क्या आपको? एफ एक्स वाई के लिए तो, है ना, एन डिग्री के अगर एफ एक्स वाई हो, मतलब एन डिग्री की हो तो ऐसा कुछ होता है, आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। तो एम के लिए भी ऐसा ही होगा, एक्स एम एक्स प्लस वाई एम वाई इज इक्वल्स टू एल एन एम, और एक्स एन एक्स प्लस वाई एन वाई इज इक्वल्स टू एन एम। तुम सोच रहे हो ये मैं कर क्या रहा हूँ? ये ऐसे बस मजाक कर लिया, तुम्हारे साथ आदत खराब पड़ रही है, बोल दो। और
जब आपका एम एक्स माइनस एन वाई बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो आपका आई एफ क्या बनेगा, 1/mx माइनस एन वाई। वही सेम कंसेप्ट इसमें भी लगता है। ओके, फिर देखो देखो, ये समझ में आ गया आपको? इतनी बातें आराम से समझ में आ गई। फिर अपन बताते हैं, जैसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 है, आई एफ के ही फॉर्मूले हैं, यानी कि ये न्यू के ही फॉर्मूले हैं। वो एम डी एक्स माइनस एन डी वाई होगा ये, और डी एक्स अपॉन डी वाई क्या होगा, यानी कि एम अपॉन एन जो है वो क्या बनेगा, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो अगर मैं एम अपॉन एन की जगह माइनस वाई अपॉन एक्स रख दूं एक बार, तो अब तुम सोच रहे होगे कि ये क्यों हो रहा है, एम अपॉन एन की जगह वाई अपॉन एक्स टू रख रहे हैं, तो ना दोनों के हिसाब से अलग अलग है। ये जैसे इक्वेशन आई एम अपॉन एन माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, तो जब आपको एम एक्स प्लस एन वाई बराबर 0 देता है, ये मैं स्कीप ही करता हूँ हमेशा, मैं कभी नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे ही नहीं बताया किसने। लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीजें बता देता हूँ यार, और तुमको ये जानना हो तो मैं बता दूंगा, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यार टाइम बहुत ले लेंगे। तो एम अपॉन एन की जगह क्या रखना है मेरे को, वाई अपॉन एक्स रखना है, और जो ही मैं इसकी जगह वाई अपॉन एक्स रखूंगा, तो ये क्या बनेगा, देखो वाई अपॉन एक्स माइनस का जाएगा, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे, डायरेक्ट बता दे रहा हूं मैं, तो x बराबर सी वाई आएगा। लेकिन जैसे ही आपका एम एक्स माइनस एन वाई बराबर 0 होगा, ओके है ना, अब ये तो देखो सीधी सी बात ही है, एम अपॉन एन की जगह यहाँ से आएगा अभी तो यही ना, माइनस वाई अपॉन एक्स ही आएगा। यहाँ पे अब एम एक्स बराबर एन वाई, तो एम अपॉन एन की जगह वाई अपॉन एक्स आएगा, तो वही रखूंगा, है ना। तो एम अपॉन एन की जगह वाई अपॉन एक्स आएगा, तो मैंने वाई अपॉन एक्स रख दिया, लेकिन वहां पे तो माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स ही चल रहे हैं, तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स वाई बराबर सी। ये पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है, वो आपको अगले लेक्चर में और पता चलेगा। तो कुल मिला के आई एफ आपको समझ में आ रहा, किस किस के लिए है? एक तो अगर आपका ये नॉट इक्वल टू 0 हो तो आई एफ ये होगा, और फिर ये नॉट इक्वल टू 0 हो तो आई एफ ये होगा। फिर ये मैंने निकाल दिया। फिर ये थोड़ी सी सॉल्यूशन है कि ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे, सॉरी, तो सॉल्यूशन का आइडिया तुम्हें लग गया है। ओके, फिर आगे अपन बढ़ते हैं, एक नया एक और टाइप का मिलता है, कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की ये जो फॉर्म है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये कोई फिक्स नहीं है, आई एफ अलग अलग पैटर्न का आ सकता है। तो कई बार तुम्हें इंस्पेक्शन मेथड का भी यूज करना पड़ता है, यानी कि खुद की दिमाग से सोचना पड़ता है कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स बन जाएगा। पर जिससे तुम मल्टीप्लाई करके ये बनवा देते हो, ये इक्वल करवा देते हो जिससे मल्टीप्लाई करके, उस जिससे को ही आई एफ बोलते। अब लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ अलग सा फॉर्मेट मिल गया, एम वाई डी एक्स, है ना, एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी, इसको बुझान देता हूँ पहले। और ना क्वेश्चन भी हो सकता है आज या कल प्रोड्यूस कर दूं मैं, पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई, और एक्स की पावर सी वाई की पावर डी बराबर 0, है ना। और ये सारे के सारे ए बी सी डी, देखो मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तुम कह दो कि लिखता नहीं है आदमी। एम एन पी क्यू, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो इनका जो आई एफ है वो होगा एक्स की पावर एच वाई की पावर। तुम सोचोगे क्या बोल रहा है, ये एच और के कहाँ से आ गए? वी विल टेल दिस ऑल्सो इन क्वेश्चंस। इसका भी प्रूफ है, 100% प्रूफ है, बिना प्रूफ के तो मैथ में चीज आई नहीं ना। और ऐसे थोड़ी मैं कुछ भी लिख दूंगा, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ने तो बताई होगी, क्योंकि मैथ में बिना प्रूफ से कोई चीज नहीं आती है भाई साहब। और एच और के की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, एग्जैक्टनेस की कंडीशन यूज करके, एग्जैक्टनेस की कंडीशन यानी कि ये वाली कंडीशन यूज करके एच और के की वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो मैंने 4 केस बताए आपको मोटा मोटी, क्या दुनिया ने आईएएफ के 4 ही केस है? नहीं भाई साहब, अलग अलग बुक पढ़ोगे अलग अलग केस मिलेंगे। मैंने ये 4 बता दिए क्योंकि मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं। लेकिन आईएएफ के कोई मतलब कुछ कुछ ने अलग ट्रिक बना रखी है अपने कि भाई ऐसा कुछ होगा तो आईएएफ ये होगा,
अगर ऐसा कुछ होगा तो आई एफ ये होगा, है ना। मतलब उसको क्या बोलते हैं फिर, इंस्पेक्शन बोलते हैं, इंस्पेक्शन मेथड, है ना। उसको आपको इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं, है ना। तो वो मैं लेके भी आया हूँ, लेकिन यार ये बोर्ड थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं अपने ये। देखते हैं, दिखा 1 मिनट, इससे पिछले वाले पे भी है, ये देखते हैं। अब देखना, ये लो। अरे यार वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे ये दिक्कत क्या आती है, जैसे मैं इसको जूम कर रहा हूँ, देखो। अच्छा। अब समझ में तो आ रहा है, ये देखो मेरा गुट्ठा रहा, गुट्ठा। फोटो खींच की आपने, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हो तुम, कोई बात नहीं। तो बाई इंस्पेक्शन, तो बाई इंस्पेक्शन देखो, ये आपको टर्म ग्रुप दे देगा, ये इंटीग्रेशन फैक्टर, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो सबसे पहले आपकी टर्म जो देगा, वो कुछ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स की फॉर्मेट की देगा। आपको इक्वेशन में ये दिख गई, तो आप सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करवाने की कोशिश करना। इससे मल्टीप्लाई दिख तो रह गया। 1 मिनट रुको, डेस्क को ब्राइटनेस देखता हूँ मैं, फुल तो है क्या आपके लिए। 1 मिनट, तो यार ये बैन कैसे करते हैं। F11 ही दबा देता हूँ फिर से एक बार। ब्राइटनेस चेक करता हूँ मैं तो। ब्राइटनेस कम है भाई साहब, मेरे को नहीं दिख रहा, तुमको तो दिख ही जाएगा। ये देखो, इनकी हरकतें देखो, मतलब बोर्ड वाले भी। ये लो, अब इसको कम कर दिया ना। बीच में जी है यार। ओ, इसको इरेज कर देता है। अरे यार क्यों कर रहा है फिर मेरे साथ ऐसा। ओ, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है, ये क्या है। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है। और इस हिसाब की चीजें आपको देखने के मिलेंगी। अब ये क्या है, ये क्या सोच रहे हो तुम कि बस गुणा करते ही काम हो जाएगा। जब तुम करोगे, आपको जैसे इक्वेशन दे देगी, एक पेज ऐड करता हूं मैं, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स नाम की इक्वेशन दे दी, और तुमने इंस्पेक्शन से सोच लिया कि मेरे को गुणा करना है एक्स वाई की पावर एन से, है ना। ओ सॉरी, ये 1/x y की पावर n है, हाँ, तो इस हिसाब से हो गया। मेरे को 1/x y की पावर n इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान के चलना है, और मेरे को करना है गुणा। तो फिर तुमको क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को किसी ना किसी के टोटल डेरिवेटिव के रूप में तो लिखना है एक तरीके से, है ना। डी अपॉन डी एक्स, एक तरीके से डी अपॉन डी एक्स भी नहीं लिख सकते, सिर्फ डी लिखोगे, क्योंकि टोटल डेरिवेटिव है ना, एक्स और वाई दोनों चल रहे हैं। तो डी, अब जैसे ये अलग अलग आएगा, -1 n -1 एक्स वाई की पावर n -1 और n इज नॉट इक्वल्स टू 1 ना, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी। फिर 1/x y से करोगे, तो आपकी टर्म क्या बनेगी, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स वाई। आपने ये कह दिया। अब जब आपको ये थोड़ा सा पता रहेगा, तो आपको वो नहीं चेक करने पड़ेंगे मेथड, थोड़ा सा इंस्पेक्शन रहेगा, तो फिर तुम कह दोगे शायद ये log एक्स वाई बन जाएगा, n इज इक्वल्स टू 1, है ना। यहाँ पे इस वाली इक्वेशन का ही स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। फिर ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा होगा वैसे तो तुम्हें, है ना। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी साइन इनवर्स एक्स वाई गई तो है टोटल डेरिवेटिव का, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कैसे क्या आता है। अब ये है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, वो क्या था, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ओके, तो सबसे पहले क्या है, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर की पावर n, बस ये है टर्म। फिर n की वैल्यू 1 ले लेना, इस हिसाब से चीजें आ जाएंगी, है ना। तो ये n-1 है। ओके, फिर है एक्स डिवाई, थोड़ा देखा, मतलब पेज अप का बटन दबाते हैं ना, तो ये डाउन जाता है भाई साहब। किसने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, अब नाम भी नहीं ले सकता, ऐसे तो ले रखा है मैंने बहुत बार। तो ये है, अब 1/x² करेंगे तो ये बनेगा, ये तो तुमको यार नॉर्मल है। 1/y² करेंगे तो ये बनेगा, 1/xy करेंगे तो ये बनेगा, है ना। अब दिखा, अगला निकालते हैं, ये रहा, वही चल रहा है ये, है ना, पिछले वाला ही। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के देख लो कितने सारे हैं। अब नीचे का बटन दबाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा, और इधर का बटन दबाऊंगा तो ये इधर जाएगा, मतलब उल्टा ही है।
फिर 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और ये वापिस से 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन थोड़ा सा अब की बार अंतर है ना, ये थोड़ा सा इनके अंदर है। देखना दिखा कुछ इंटरेस्टिंग बात है क्या। फिर ये ऐसे ही है बस, पूरा आपका इंस्पेक्शन है ना। तो ये देखो अलग टर्म है, लेकिन y² dx प्लस 2x dy, इनको जब क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इंस्पेक्शन मेथड में, तो आपके लिए समझ में आएंगे आपकी चीजें। तो ये इंस्पेक्शन मेथड है, मेरे को पता है कि मैंने ये ढंग से नहीं समझाई, लेकिन इनको समझाना भी क्या है भाई। ये टर्म ग्रुप आ गया आपके सामने, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है और इसका डेरिवेटिव ये होता है। अब ये थोड़ी बताओ इसका डेरिवेटिव ये कैसे बना, यही बस ये डायरेक्ट चीजें हैं। ये इंस्पेक्शन किया किसी ने और इंस्पेक्शन लग गया, तो बस वो और भी बेटर है। इंस्पेक्शन अगर आपके ध्यान में आ गया तो आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा। तुम वो 4 केस बना तो लेगा, लेकिन 4 केस में वो किसी ना किसी का टोटल डेरिवेटिव लेके इंटीग्रेट करके तो ही, तो अपने को तो सॉल्यूशन तो यही लाना है ना, जो वो एग्जैक्ट बन गए। और एग्जैक्ट का सॉल्यूशन तो f(x, y) बराबर c ही होगा। ये बात तो तुम बिल्कुल एग्री करोगे। तो जो भी होगा जैसे भी होगा अच्छा होगा। तो हमने यहाँ से लेक्चर शुरू किया था, और ये अगला पेज बढ़ने है। बताओ, ऐसे मैंने शुरुआत की थी नॉन एग्जैक्ट, फिर अपने को एग्जैक्ट बनाना था। इक्वेशन ले ली थी, एक्स का फंक्शन माना, फिर दोनों के लिए वैल्यू निकाली, और फिर होमोजीनियस केस लिए, और आराम आराम से ये वाली चीजें समझाई, एक्स की पावर एच और वाई की पावर एच, और फिर इंस्पेक्शन मेथड मैंने समझाया। अब जो अगला लेक्चर वेरी सून कमिंग, दैट विल बी अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो जो मैंने बताए। फिर जो मेरी बुक है, जिस बुक से मैं पढ़ता हूँ, उस बुक का कुछ ना कुछ तो मैंने ऐड कर दिया है। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे अपन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड वी विल मीट विद द क्वेश्चंस ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल equations very very soon, and sorry for taking you too much time.